हेलो फ्रेंड्स, सरित नाट्य ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। तो आपके पॉलिटिकल थिंकर्स जो हैं उनका टेस्ट चल रहा है। तो आज जो आपको टॉपिक दिए गए थे, आपको पॉलिटिकल थिंकर दिए गए थे करने के लिए, वो थे महात्मा गांधी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और जयप्रकाश नारायण। महात्मा गांधी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और जयप्रकाश नारायण, इन तीनों को आपको करना था। तो चलिए आज के हम क्वेश्चन देख रहे थे। आज के क्वेश्चन क्या है? तो पहला क्वेश्चन था, इसमें आपका ए नंबर का क्वेश्चन जो था वो था पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रमुख 3 कृतियों के नाम लिखने थे। जो दीनदयाल उपाध्याय ने जो जो उनकी बुक लिखी है, कोई कृति कोई की रचना की है, तो उसका क्या कहते हैं, वो 3 लिखनी थी, उनमें से कोई 3। ठीक है। बी नंबर का क्वेश्चन है, अंत्योदय को समझाना था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का विचार है अंत्योदय। ठीक है, अंत्योदय एक बुक भी है। ठीक है, तो उसको समझाना था। सी नंबर का क्वेश्चन सत्याग्रह। सत्याग्रह को लिखना था, गांधी जी का प्रमुख हथियार है सत्याग्रह। दूसरे नंबर का क्वेश्चन आपको 50 शब्दों में इसके आंसर लिखना था। इसमें ए नंबर का आपको क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण के जीवन से मिलने वाली शिक्षाओं को बताइए। ठीक है। और गांधी जी के रामराज पर क्या करनी है, टिप्पणी करनी है। ठीक। तीसरे नंबर का जो आपको क्वेश्चन है वो है 200 शब्दों का, 11 नंबर का क्वेश्चन है। और इसमें आपको दिया गया था गांधी जी की ट्रस्टीशिप के सिद्धांत को समझाइए। ट्रस्टीशिप का सिद्धांत आपको लिखना था 2 पेजों में। ठीक है। संपूर्ण क्वेश्चन पेपर को आपको 20 मिनट के अंदर सॉल्व करना था। और मैं रोज़ बोलता हूँ, जो लोग भी 20 मिनट के अंदर सॉल्व करते हैं वो डेफिनेटली इम्प्रूव करेंगे, और मेंस में वही लोग सही समय में अपने क्वेश्चन पेपर को पूर्ण कर पाएंगे। ठीक है। तो चलिए आज की मॉडल आंसर देख लेते हैं। आज की मॉडल आंसर क्या है? पहला क्वेश्चन है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की रचनाओं को लिखना है। कोई 2 रचना लिखनी है। तो देख लो, मैंने लिख दी 2 योजनाएं, राजनीतिक डायरी, एकात्म मानववाद। एकात्म मानववाद उनका सिद्धांत भी है। क्वेश्चन आता है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद सिद्धांत को समझाइए। ठीक है। तो एकात्म मानववाद से अंत्योदय भी जुड़ा हुआ है। ठीक है। तो अंत्योदय भी उनका एक विचार, एक पुस्तक भी है। एकात्म मानववाद एक पुस्तक है उनकी। 2 डायरी, 2 योजनाएं, सॉरी, है ना। राजनीतिक डायरी, सम्राट चंद्रगुप्त, है ना, ये सब उनकी क्या है, रचनाएं हैं। तो उनको आपको लिखना था। बी नंबर का जो आपको क्वेश्चन है, अंत्योदय को समझाना था कि अंत्योदय है क्या। तो देखो अंत्योदय क्या है। अंत्योदय पंडित दीनदयाल उपाध्याय क्या है, एक आर्थिक विचार है। अंत्योदय क्या है, आर्थिक विचार है। आर्थिक के साथ साथ आप एक और चीज जोड़ सकते हैं, सामाजिक विचार है। अंत्योदय किसके लिए, समाज के लिए। साथ साथ क्या है, ये आर्थिक विचार है, आर्थिक क्रियाओं से संबंधित है। ठीक है। या फिर समाज के कल्याण से संबंधित है। अब अंत्योदय का मतलब क्या होता है, जिसका सामान्य अर्थ है समाज में निचली पंक्ति के व्यक्ति तक आर्थिक विकास का पहुंचना। आर्थिक विकास का पहुंचना निचले पंक्ति के व्यक्ति तक, मतलब जो सबसे, समझ रहे ना, लो लेवल के जो लोग बाग हैं, जिनका जीवन, उन तक भी क्या कहते हैं, विकास पहुँचे। ठीक है ना। ये आपको होगा बी नंबर। सी नंबर क्वेश्चन देख लो, सत्याग्रह को बताना, सत्याग्रह है क्या। ठीक है ना। सत्याग्रह, तो सत्याग्रह का अर्थ है सत्य के प्रति आग्रह। ठीक है। सत्याग्रह का अर्थ होता है सत्य के प्रति आग्रह। यह आग्रह अहिंसात्मक व मजबूती के साथ होना चाहिए। ठीक है। गांधीवादी आंदोलनों का मूल मंत्र है सत्याग्रह। सत्याग्रह क्या है, गांधीवादी आंदोलनों का क्या है, मूल मंत्र है। तो गांधीवादी आंदोलनों का क्या है, मूल मंत्र सत्याग्रह है। अब सत्याग्रह को चाहे कोई विचार समझ लो, ठीक, कोई विचारधारा बोल दो सत्याग्रह, कोई अस्त्र बोल दो, कोई उनका बल बोल दो, कोई उनका तरीका बोल दो। तरीका मेरे ख्याल से ज़्यादा सही होता है। सत्याग्रह गांधीवादी, ठीक ना, तरीका है एक प्रकार से देखा है। तो ये हो गया सत्याग्रह। उत्तर ए देख लो, जयप्रकाश नारायण के जीवन से मिलने वाली शिक्षाओं को लिखना था। जयप्रकाश नारायण के जीवन से कौन कौन शिक्षा मिलती है। तो देख लो, सामाजिक शिक्षा पहली है, फिर राजनीतिक शिक्षा। सामाजिक शिक्षा में जयप्रकाश नारायण ने समाज को 2 वर्गों में बांटा, बुद्धिमान वर्ग और श्रमिक वर्ग। उनका कहना था कि श्रमिक वर्ग शारीरिक मेहनत करने वाला और दिमाग से कम सोचता है, इसलिए बुद्धिमान वर्ग का यह कर्तव्य बनता है कि वह अकुशल अशिक्षित वर्ग की मानसिकता का विकास करने में योगदान दे। समाज को 2 भागों में बांटते हैं। बोलते हैं एक वर्ग है जो वो अक्षम है, ठीक है, उसकी बुद्धि बौद्धिक लेवल उतना ज़्यादा नहीं है। दूसरा वर्ग है उसका बौद्धिक लेवल बहुत ज़्यादा है, तो इसका ज़्यादा बौद्धिक बल है। उसका एक कर्तव्य बनता है कि उनकी मानसिकता को भी सुधारे, उनका भी विकास करे। फिर राजनीति के बारे में क्या कहते हैं, राजनीति के बारे में देख लो, जयप्रकाश नारायण जी क्या कह रहे हैं। जयप्रकाश नारायण जी का कहना था कि सच्ची राजनीति मानवीय प्रसन्नता को बढ़ावा देने में है।
इसका अर्थ यह है कि जहाँ पर राजनीतिक सकारात्मक पहलू से की जाती है। ठीक है, सच्ची राजनीति क्या है? राजनीतिक मानवीय प्रसन्नता को बढ़ावा देने में है। इसका आशय है कि जहाँ पर राजनीति सकारात्मक पहलू से की जाती है वहाँ की जनता राजनीति के प्रति संतुष्टि और विश्वास का औसत बढ़ेगा। फलस्वरूप जनता खुशहाल हो और आशावान होगी। जब राजनीति को सकारात्मक रूप में आप करोगे, जनता के विकास के लिए करोगे, जनता क्या होगी? खुश होगी उससे, उनके अंदर सकारात्मकता आएगी और सरकार में उनका क्या होगा? विश्वास बढ़ेगा। तो ये बोलते जयप्रकाश नारायण। तो ये उनकी दो शिक्षाएं थी जयप्रकाश नारायण की, सामाजिक और राजनीतिक। उत्तर बी देख लो, गांधी का रामराज। गांधी रामराज की बात कर रहे हैं। इसको आपको पॉइंट में लिखना था, अभी यहाँ पे पैराग्राफ में दिया गया आपको मॉडल आंसर में, आप पॉइंट में कर लेना इसको। रामराज की बात करें, रामराज से लोग जनरली हिंदू राज्य को सोच लेते कि उनका मतलब था हिंदू राज्य या कोई हिंदू राष्ट्र, जैसे इस्लाम के राष्ट्र होते हैं ऐसी कोई हिंदू राष्ट्र। तो उनका बिल्कुल हिंदू राष्ट्र मतलब नहीं है। देखते हैं रामराज से वो बोल क्या रहे। ठीक है, गांधी का रामराज सत्य, अहिंसा और नीति परायणता पर आधारित है। यह पृथ्वी पर ईश्वर का राज्य है। ईश्वर का राज्य है पृथ्वी पर, धर्म राज्य है। इसमें संप्रभुता, शुद्ध नैतिक शक्ति, जनता की नैतिक शक्ति पर आधारित है। ठीक है ना। अब जो संप्रभुता जो है वो जनता की क्या है? नैतिक शक्ति पर आधारित है इस राज्य में। इसमें प्रत्येक व्यक्ति को अपने विकास के अधिक से अधिक अवसर होंगे। इसमें प्रत्येक व्यक्ति को अपने भीतर की आत्मा की अंत आवाज़ का अनुसरण करना है। यह प्रेम की भावना, सहयोग की भावना, परस्पर सद्भाव, सहयोग, मानव की प्रतिष्ठा और आर्थिक और राजनीतिक विकेंद्रीकरण पर आधारित है। राम राज्य में मार्क्स के समान राज्यविहीन, वर्गविहीन, शोषणविहीन क्या है? आर्थिक समानता पर आधारित व्यवस्था है। तो मार्क्स के समान राज्यविहीन, वर्गविहीन, शोषणविहीन, आर्थिक समानता पर आधारित व्यवस्था है। लेकिन जो मार्क्स का तरीका है व्यवस्था लाने का वो नहीं है। रामराज टोटल डिपेंड अहिंसा पर, तो ये गांधी ही कह रहे हैं। ठीक है ना। रामराज से गांधी कह रहे हैं वहाँ पर अहिंसा हो, चोरी चकारी ना हो, समझ रहे ना। तो इस प्रकार का जी सबका विकास हो, सर्वांगीण विकास हो, छोटे लघु कुटीर उद्योग हो, ये सब चीज़ रामराज में आ रहे। सभी को तक न्याय पहुँच हो, सभी को न्याय आसानी से मिल सके, तो ये सब चीज़ें रामराज है। तीसरे प्रश्न को तो देख लो, ट्रस्टीशिप का सिद्धांत समझाना है। बहुत फेमस सिद्धांत है गांधी का ट्रस्टीशिप का सिद्धांत, जो आज के जो वैज्ञानिक दौर है, आज का आधुनिक दौर है, उसमें ये ट्रस्टीशिप का सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, देख लो क्या है ट्रस्टीशिप। महात्मा गांधी ने समाज में व्याप्त आर्थिक असमानता को समाप्त करने के लिए संरक्षिता या ट्रस्टीशिप की अवधारणा प्रस्तुत की। गांधी जी मार्क्सवादी हिंसा के स्थान पर सत्याग्रह पर आधारित हृदय परिवर्तन के द्वारा केंद्रित पूंजी का न्यायोचित वितरण चाहते थे। मार्क्सवाद क्या करता है? हिंसा की बात करता है। मार्क्सवाद का कहना था कि भाई अमीरों को मारो, धन लो, गरीबों बांट दो। गांधी ये बोलते नहीं, सत्य अहिंसा पर आधारित हृदय परिवर्तन के द्वारा वो अपने सिद्धांत को ला रहे। ठीक है ना। फिर उनके अनुसार असमानता का मूल कारण पूंजी का केंद्रीकरण है। पूंजी का जो केंद्रीकरण है, जो पूंजी का इकट्ठा होना ही क्या है? असमानता का मूल कारण। इसने समाज में ट्रस्टीशिप का सिद्धांत अधिक प्रासंगिक और व्यापक है। ठीक है ना। इसमें विकास को प्राप्त करने की भावना निहित है। ठीक है ना। इसका मूल आधारित त्याग, प्रेम और अहिंसा है। गांधी जी पूंजीपतियों से आह्वान करते हैं कि अपनी पूंजी का प्रयोग, अब यहाँ से ट्रस्टीशिप का सिद्धांत चालू हो रहा। गांधी जी पूंजीपतियों से आह्वान करते हैं कि अपनी पूंजी का प्रयोग जनता की भलाई के लिए करें। आर्थिक मार्क्सवाद का विखंडन पर बल देते हैं। ठीक है ना। जबकि आर्थिक गांधीवाद समाज में एकीकरण उत्पन्न करता है। ठीक है ना। तो आर्थिक मार्क्सवाद जो है वो क्या करता है? विखंडन पर बल देता है। वो कहता है मारो पीटो, ले आओ धन, वो बांट लो। जबकि गांधीवाद क्या बोलता है कि नहीं, इस प्रकार से नहीं करना, हृदय परिवर्तन करना है, अहिंसा से करना है चीज़ों को। ठीक है, सत्याग्रह का यूज करना। गांधी के अनुसार धनिकों के पास जो धन है उसके दो स्वरूप हैं। पहला उसकी आवश्यकता पूर्ति के लिए धन, एवं दूसरा शोषण द्वारा अर्जित एवं बचा हुआ धन। गांधी के इन्हीं पर संरक्षिता की नींव रखी गई, जिसके अनुसार, ठीक, अब इसको संरक्षिता का सिद्धांत भी बोलते, संरक्षिता को सिद्धांत भी बोलते, ट्रस्टीशिप के सिद्धांत को। तो गांधी जी बोलते पूंजीपतियों के पास दो धन है, एक तो वो अपनी आवश्यकता के अनुरूप निकाल लो, अब बाकी जो बचा धन अधिशेष धन है, ठीक है, उसका सही उपयोग करो। जो आपके यहाँ कामगार हैं उनके जीवन स्तर को सुधारने की कोशिश करो, उनके स्वास्थ्य पर खर्चा करो,
तो ये ट्रस्टीशिप का सिद्धांत है कि आप ट्रस्टी हो, आप मालिक रहोगे, लेकिन आप ऐसा मालिक नहीं रहो, आप एक ऐसा ट्रस्टी रहो। ठीक है, तो देख लो उसमें क्या क्या। पूंजीपति इस धन का स्वामी नहीं बल्कि संरक्षक होता है। पूंजीपति क्या होते हैं? संरक्षक होते हैं इस धन के। वह संरक्षक समाज के ही पक्ष में, उसे ऐसा मानना चाहिए। ठीक है ना, वह संरक्षक समाज के ही पक्ष में है, उसे ऐसा मानना चाहिए। पूंजीपति क्या है? इस धन के क्या है? संरक्षक है, जनता का धन है ये। वह संरक्षक समाज के ही पक्ष में हो, ऐसा मानना चाहिए। ठीक है ना, कि वो जो संरक्षक हैं वो समाज के ही पक्ष में। वह धन उसका नहीं है, समाज की संपत्ति हो गया। जो धन है वो उनका नहीं है, समाज की संपत्ति हो गया। सम्मान लो, गांधी जी बोल रहे ट्रस्टीशिप विधान में। इस धन का उपयोग व्यक्तिगत कार्यों के लिए नहीं, अपितु समाज के लिए करना चाहिए, समाज के कल्याण के लिए करना चाहिए। व्यक्ति ऐसा तभी कर सकेगा जब उसमें त्याग, प्रेम, अहिंसा जैसे भावनाएं, गुण होंगे, और ये सब हृदय परिवर्तन द्वारा संभव है, ना कि हिंसा द्वारा। हृदय परिवर्तन के द्वारा ही ये सब चीज़ें क्या है? संभव है। ठीक है, अब गांधी के अनुसार ट्रस्टीशिप या न्यासिता एक अहिंसात्मक मार्ग है, जिस पर चलकर ही कोई व्यक्ति अपने धन के सदुपयोग को निश्चित कर सकता है। ठीक है, फिर गांधी का कहना है कि यह सिद्धांत कोई कल्पना नहीं, अपितु व्यवहार में अपनाई जाने वाली महत्वपूर्ण नीति है। मुझे बोल रहा कि ऐसी बात नहीं है भाई, ये कोई कल्पना नहीं बोल रहा हूँ मैं ये बोल रहा हूँ कि व्यवहार में आप इसको अपना सकते हो। यह नीति तभी सफल हो सकती है जब व्यक्ति का नैतिक विकास अत्यंत उच्च स्तर पर हो। ठीक है ना, पूंजीपतियों द्वारा इस सिद्धांत का पालन करने से व्यक्ति द्वारा शोषण समाप्त हो जाएगा। जब आप ट्रस्टी बन गए, आप समाज कल्याण की बात करने लगे। ठीक है ना, आप कोई उद्योगपति, आप समाज कल्याण की बात कर रहे, आप कह रहे कि भाई अपनी आवश्यकता के अनुरूप मैंने ले लिया धन, अब बाकी धन से मैं क्या करूँगा? समाज कल्याण करूँगा, लोगों के जीवन स्तर को सुधारने का प्रयास करूँगा। तो उससे क्या होगा? व्यक्ति द्वारा शोषण समाप्त हो जाएगा। जैसे कि आप देख तो 12-12 घंटे काम करते लोग फैक्ट्री में, उस हिसाब से उनको वो नहीं मिलती, तनख्वाह नहीं मिलती, ये सब चीज़ें समाप्त हो जाएंगी। यदि राष्ट्र संरक्षिता सिद्धांत को अपनाए तो अंतर्राष्ट्रीय युद्ध के कारण कम हो जाएंगे। जो अंतर्राष्ट्रीय युद्ध हैं उनके कारण कम हो जाएंगे इस सिद्धांत से। ट्रस्टीशिप का सिद्धांत पूर्णतः क्या है? अहिंसात्मक है। ट्रस्टीशिप का जो सिद्धांत है वो पूर्णतः क्या है? अहिंसात्मक है। हिंसा की कोई जगह नहीं है इसमें, जो कि ट्रस्टीशिप का सिद्धांत। लास्ट में लिख दो एक निष्कर्ष। अतः निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि वैश्वीकरण के दौर में पूंजी का केंद्रीकरण होने से समाज में भुखमरी, गरीबी बढ़ रही है। अब जो वैश्वीकरण का दौर है उसमें क्या हो रहा है? पूंजी का केंद्रीकरण हो रहा है, जिससे क्या हो रहा है? समाज में भुखमरी बढ़ रही है, गरीबी बढ़ रही है। इसे संतुलित करने में ट्रस्टीशिप का सिद्धांत सहायक हो सकता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? निष्कर्ष। तो इस प्रकार से करना था आपको। तो मैं आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कल फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ में। धन्यवाद।